जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। पहला होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। दो शेयर यहाँ पर होंगे। ढूंढने की कोशिश करेंगे कि गिरावट क्यों हो रही है, क्या ये गिरावट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए, एक शेयर जब हाई पर होता है हर कोई उसको खरीदने की कोशिश करता है। ये शेयर 30 रुपये से सीधा सीधा भागते हुए 100 रुपये पहुँच गया। हर कोई इसके पीछे पड़ गया, 100 रुपये पे ही खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, होता क्या है, ज़्यादातर केस में जब ज़्यादातर अच्छी खासी तेज़ी बनती है तो उसके अंदर करेक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। दूसरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, उसके अंदर भी अच्छी खासी तेजी बनी, उसके बाद करेक्शन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है। लेकिन असलियत हकीकत में और क्या क्या पॉइंट हैं जो गिरावट के हो सकते हैं, उसको ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। साथ ही ये निष्कर्ष और निकालने की कोशिश करेंगे कि जो 52 वीक लो इन दोनों शेयर ने बना दिया है, नीचे की तरफ गिर गए हैं, ये कुछ लोगों के लिए जिन्होंने खरीद लिया है उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि गिरावट हो गई है। लेकिन क्या जिन लोगों ने खरीदा नहीं था उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है? ज़्यादातर केस में यही देखने को मिलता है कि जो शेयर ज़बरदस्त गिर जाता है, जो शेयर ज़बरदस्त गिर जाता है, लेकिन वो कभी-कभी सभी लोगों के लिए बेकार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग उसमें तेज दिमाग दौड़ाते हैं। देखिए, इन्फोसिस 2000 का शेयर था, जिसने 2000 पे खरीदा, 1900 पे खरीदा, उसके लिए खराब हो गया, नीचे गिरकर कितना पहुंच गया, 1200 रुपये। जिसने उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हो सकता है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर्स गिरे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप फंसे होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा पैसा होता तो यहाँ पर मैं खरीद लेता। तो स्टॉक मार्केट में हो सकता है आपने कोई शेयर खरीदा हो, लेकिन सारे शेयर आपने नहीं खरीदे, खरीद भी नहीं सकता कोई सारी कंपनियों के शेयर। तो कुछ शेयर आपको भी दिखाई दे रहे होंगे जो गिरावट पर हैं, शायद वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। देखिए, दो चीज़ें देखने को होती है जब भी कभी अपॉर्चुनिटी वाली बात आती है। तो सबसे पहले देखिए, क्या कंपनी खत्म होने वाली है, क्या कंपनी खत्म होने वाली है? अगर जवाब है नहीं, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। साथ में ये देखना है कि बिजनेस टिका रहेगा इसका, ये जरूर देखना है। ठीक है, चलिए तो पहले देख लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसके अंदर देखेंगे आईडीएफसी लिमिटेड की यहाँ पर इस कंपनी के अंदर मर्जर हो चुका है। मतलब ओवरऑल मिला के अगर देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड के अगर आपके पास 100 शेयर थे तो इसके 155 शेयर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, मिलने के बाद होता क्या है, जब भी कभी मर्जर होता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो आप देखेंगे ज़्यादातर एक पॉइंट और है इस कंपनी की गिरावट का। क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर की होल्डिंग बताइए, तो आप देखेंगे, देख के कहेंगे जीरो है। तो आप कहेंगे प्रोमोटर ही बेच रहे हैं तो भाई मैं क्यों खरीदूं, प्रोमोटर ही जीरो तो मैं क्यों खरीदूं। लेकिन आरबीआई की एक पॉलिसी होती है, उसको फॉलो करना होता है आपको। क्या? कि अगर किसी का मर्जर हो रहा है किसी के अंदर, तो प्रोमोटर्स को सारे शेयर बेचने पड़ते हैं। जब वो बेचेगा तो शेयर के अंदर गिरावट शुरू हो जाती है, प्रेशर बन जाता है गिरावट का। इस बात को समझ लीजिए, प्रमोटर्स माल बेचेंगे तो जीरो करने पड़ते हैं उनको, माल निकालना पड़ता है। माल निकल जाएगा वहां से, बिल्कुल वहां से जीरो हो जाएगा। ठीक है, उनके शेयर कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जब भी कभी आप ऑनलाइन चेक करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, रिटेल निवेशक भटकते हुए पहुंच ही जाते हैं, या फिर जिनके पास होता है वो डर जाते हैं कि जीरो हो गई प्रमोटर की होल्डिंग। लेकिन इस रूल को आपको समझना होगा। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी अगर आप देखते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो एचडीएफसी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी दिखाई दे रही है आपको, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखिए, जीरो हो गई है। एचडीएफसी बैंक का अगर एफ देखेंगे यहाँ पर 48% है, डी देखेंगे 35% है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, और पब्लिक देखेंगे 16% है। लेकिन प्रमोटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, एक भी नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर भी धीरे धीरे उस समय गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आप कहेंगे प्रमोटर जीरो, एचडीएफसी बैंक हम क्यों खरीदें? ये एक रूल है, ये एक रूल है। पहले देखिए कितनी होल्डिंग होती थी, यहाँ पे देखिए प्रमोटर की 25% होती थी। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर क्या आ गया, कौन आ गया, एचडीएफसी लिमिटेड, जो इस कंपनी थी, हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी जो थी, वो जैसे ही यहाँ पर आ गई, देखिए इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पर सब कुछ 25, 25.5% से कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इसी तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी देख लीजिए, जीरो आपको देखने को मिलेगा। कितना जीरो, 35.37% था प्रोमोटर की होल्डिंग, लेकिन अब कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट, सॉरी आईडीएफसी लिमिटेड के जो 100 शेयर थे किसी को, इसके 155 शेयर मिल गए हैं। ठीक है,
तो ये हो चुका है अक्टूबर के अंदर, तो मालूम आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के कहानी समझ में आ गई। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक तो रीजन ये हो गया कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग जीरो हो गई। लोग ऑनलाइन चेक करते हैं तो कहते हैं हम तो इसको खरीदेंगे ही नहीं, या खरीद लिया किसी ने तो बेच देता है वो तुरंत, डर के बेच देता है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोविजनिंग देखेंगे अगर हम यहाँ पर देखते हैं जून के अंदर, ये किसका बता रहा हूँ मैं आपको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। कितनी थी, 994। अब कितनी हो गई है, 1731 करोड़ की। पहले कितनी थी, 994 करोड़ की, अब कितनी हो गई है, 1731 करोड़ की। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि पैसा जो प्रॉफिट के अंदर आया हुआ साइड में रखिए, अनयूज हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो साइड में रखा रहेगा ऐसे ही, उसको लोन के रूप में नहीं दे सकते जी। क्यों, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा रिस्क है, एनपीए जैसे ही बढ़ेगा, एनपीए जैसे ही बढ़ेगा या फिर किसी भी तरह का कोई भी रिस्की एसेट्स के अंदर दिक्कत परेशानी थोड़ी सी भी नजर आएगी तो साइड में आपको पैसा रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1731 करोड़ रुपया वो साइड में रखा गया। पहले कितना था, 1000 करोड़, तो 700 करोड़ यहाँ पर ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 700 करोड़ आप प्लस कर सकते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट। तो 751 करोड़, उसके बाद 716 करोड़, 724 करोड़, उसके बाद 681 करोड़, अब कितना हो गया, 201 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसमें 700 करोड़ अगर जोड़ देते हैं तो 900 करोड़ का कम से कम प्रॉफिट ही बैठता है, अगर पिछले क्वार्टर की प्रोविजनिंग को अगर हटा देते हैं तब। ठीक है, तो समझ में आता है। तो कंपनी की प्रोविजनिंग बढ़ी जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। लोगों ने कहा कि ये तो 600 करोड़ से 700 करोड़ से प्रॉफिट सिर्फ 201 करोड़ रह गया। भाई नहीं, हम इस कंपनी के अंदर काम नहीं करते हैं। और ये बढ़ती क्यों है, क्योंकि ग्रोस एनपीए देखिए कितना था कंपनी का, ग्रोस एनपीए 1.90% था, कितना बढ़कर हो गया 1.92%। यानी कि जो मार्केट में लोन दिए गए थे वो वापस लौट के आने की उम्मीद थोड़ी सी कम हुई, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कम, बहुत थोड़ी सी कम। ये 2% भी नहीं है ग्रोस एनपीए, तो कोई इतना घबराने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेट एनपीए अगर देखते हैं तो 0.48% है। एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर और देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस कंपनी के 25 जनवरी को रिजल्ट आने वाले हैं, 25 जनवरी को रिजल्ट आने वाले हैं, तो आपकी नज़र होनी चाहिए। अब जो Q3 के रिजल्ट आएंगे उसमें आपकी नज़र होनी चाहिए, इस पर फोकस करके रखें। अगर यहाँ से इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ये जो 200 करोड़ से तो ज़्यादा की उम्मीद ही मुझे लगती है यहाँ पर कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और शायद प्रोविजनिंग भी अगर घटी, अगर ये ग्रोस एनपीए अगर कम हो जाता है, अगर ये घटता है तो प्रोविजनिंग भी कम करनी पड़ेगी, और कंपनी ने प्रॉफिट भी थोड़ा सा अच्छा दिखा दिया तो शायद अच्छा प्रॉफिट के बाद ये सीधा टर्न यहाँ से ऊपर मार सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट गिरावट का आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट कम था। प्रोमोटर की होल्डिंग जीरो हो जाती है नॉर्मली, सभी को मालूम है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी इसी तरीके की दिक्कत चल रही है। ठीक है, दिक्कत नहीं बोलेंगे, प्रोमोटर की जीरो होल्डिंग है, जब मर्जर होता है तो करनी पड़ती है इनको। ऐसा नहीं कि वो बेचकर भाग गए, ये नहीं होना चाहिए कि बेचकर भाग गए, नहीं, कंडीशन है वो बेचना, उनको निकलना ही पड़ता है वहां से। ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर भी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी ये सिचुएशन है। तो बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जीरो क्यों है, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के अंदर भी एक दूसरी कंपनी का मर्जर हुआ था। जिस तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आईडीएफसी लिमिटेड का हुआ, एचडीएफसी बैंक के अंदर एचडीएफसी लिमिटेड का हुआ। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है इतनी, जी हाँ समझ में आ रही है, बस ये बात आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग चेक करते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, या तो वो खरीद नहीं पाते या फिर खरीद लेते हैं धोखे से, तो जब प्रोमोटर की होल्डिंग उनको जीरो दिखाई देती है वो बेच के निकल जाते हैं। एक प्रेशर ये, और जब फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट अगर कम रहता है तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो गिरावट के कारण आपको समझ में आ गया। इससे अगला कारण, शेयर के अंदर तेजी बनी थी, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, लोग बेचकर माल निकलते भी हैं, क्योंकि ये 30 रुपए का शेयर होता था थोड़े दिनों पहले। ठीक है, और अभी ट्रेंड आप समझ सकते हैं मार्केट का, किधर की साइड में बड़े बड़े शेयर भी नहीं बच रहे हैं। देखिए एशियन पेंट्स की बात कर लीजिए आप, या दूसरे किसी शेयर की बात कर लीजिए आप, डी मार्ट की बात कर लीजिए, नीचे की तरफ ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे 34 रुपए का भाव है, सेम वही जो भी आपको बताया था। और इसके अंदर भी ज़बरदस्त ऊपर से 50% की गिरावट ऊपर से हो चुकी है। ऊपर से शेयर आधे करेक्ट हो चुके हैं, दोनों ही शेयर ऊपर से
आधे आधे नीचे के भाव पर हो चुके हैं। एक में 40% की मार्केट कैप दोनों का ही छोटा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का मार्केट कैप देख लीजिए 6,600 करोड़ का है और पी रेशियो की बात करें तो केवल 5 का है, मतलब कि अट्रैक्टिव है खरीदने के लिए, भाव के लिए यहाँ पर। तो जो लोग ऊपर फंस गए, हो सकता है कि नीचे आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही हो। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर देखते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देख लीजिए 1,300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,400, 1,500 करोड़, उसके बाद 1,500 करोड़, अभी 1,600 करोड़। रेवेन्यू वाइज कोई कमी नजर आ रही है आपको? बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट। बस प्रॉफिट के अंदर गिरावट का कारण ही शेयर के अंदर गिरावट का कारण है। प्रॉफिट के अंदर गिरना मतलब शेयर का गिरना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 328 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 300 करोड़ हुआ, 330 करोड़, 301 करोड़। तो यहाँ पर बस एक उम्मीद यही थी कि 300 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट आना चाहिए, वो नहीं आ पाया। उसके पीछे का कारण आप कुछ भी मान सकते हैं कि नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों के अंदर आप कहेंगे कि दोनों के अंदर तो नहीं बोलेंगे, ग्रॉस एनपीए तो देखिए 2.52% से 2.52% ही है, बराबर ही है। लेकिन जो ये नेट एनपीए बढ़ा है ये अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन ये भी 1% से कम है, ये भी 1% से कम है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो यहाँ पर प्रोविजनिंग को भी बढ़ाना पड़ता है। प्रोविजनिंग तो उतनी नहीं बढ़ी है, 109 करोड़ से कितनी हुई है, 150 करोड़, लेकिन बढ़ना तो बढ़ना ही होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हिट हुआ है 50 करोड़ का, 40 करोड़ का मान सकते हैं जो, तो वो वहाँ पर ऐड हो सकता था प्रोविजनिंग बढ़ने की वजह से। अब आगे देखते हैं, रिजल्ट्स ही यहाँ पर सब कुछ बता पाएंगे। अब रिजल्ट्स कैसे आते हैं कंपनी के, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि शेयर भागेगा आगे या रुकेगा। फिलहाल क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी पड़ी है? अरे भाई दिक्कत नहीं पड़ी, होता है कंपनियों के अंदर, 1% से तो कम ही है। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो 3-3, 4-4% का नेट ग्रोस एनपीए पहुंच जाता है, उसके बाद फिर कम हो जाता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहीं नहीं जाना। चलिए मैं पीएनबी का दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं पीएनबी का, तो देखिए कितना ग्रोस एनपीए है, अभी भी 4.48% का है। ठीक है, तब भी शेयर नीचे 30 रुपये से ऊपर की साइड में लगभग 140-145 रुपये तक मार के आ गया है। ठीक है, कभी देखिए कितना होता था इसका एनपीए, ग्रोस एनपीए देखिए कितने कितने घोटाले थे, 13%, उसके बाद 5%। तो जैसे जैसे घटा वैसे ही शेयर बढ़ा। बस यही सारी चीज़ें देखनी होती है, लेकिन इन चीज़ों को देखने की कोई कोशिश नहीं करता है कि हम पीएनबी का शेयर खरीदें क्या नहीं खरीदें। देखो उसका एनपीए घट रहा है, जी हाँ घट रहा है, तो बस प्रॉफिट बढ़ेगा, धीरे धीरे पैसा आपका बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, शायद आपका थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पर बढ़ा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।